कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सेशन मुश्किल से 18 से 20 मिनट का रहता है। इसमें हम एक दिन में एक टॉपिक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने किए इसमें बौद्ध धर्म को, फिर हमने इसमें किया जैन धर्म को और आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन जो बनते हैं उन सबको आपको करा दिया जाएगा। ये आप सभी के लिए क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। बस इतना आपसे कहूंगा, क्लास की शुरुआत में जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बच्चों, जिसने एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल? तब दोस्तों आपका जवाब क्या आएगा? बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। एक चीज और याद रखना, कई बार आपसे यह सवाल पूछ लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल का नाम क्या था? मांडा। आपसे पूछ लेगा सबसे दक्षिणी स्थल का नाम क्या है? देमाबाद। क्या नाम है बच्चों? देमाबाद। आपसे यह पूछ लेगा सबसे पूर्वी स्थल का नाम क्या है? आलमगीरपुर। क्या नाम है लाडलो? आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ बागपत में पड़ता है। अगर यहां बात करूं तो यह सुत कांगे डोर है, सुत कांगे डोर हो जाएगा। तो लाडलो कुछ भी सवाल आपसे पूछे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपसे कई सवाल का जवाब तो दोस्तों वो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। अब ये आदि ऐतिहासिक यानी कि जो प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, ये कैसा हिस्ट्री होती है? यानी कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित जानकारी तो हो, समझ रहे हो ना, जिनके बारे में लिखित जानकारी तो हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, वही आपकी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल था वो हड़प्पा स्थल था, जिसकी खोज क्या हुई, कब किसने की थी बच्चों? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। आपको फिर से बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को बच्चों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल जाता वो हड़प्पा सभ्यता था। ये तुमको याद रखना होगा। अगर तुम्हें नहीं मन लग रहा कि भैया हमें नहीं पढ़ना ये 30 मिनट 20 मिनट की क्लास, तो फिर एक काम करो, बंद करते हैं इस क्लास को। ना तुम्हारा लॉस होगा ना मेरा होगा। बच्चों जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूं तो सिर्फ पढ़ा करो। मैं यहाँ पे कोई आपको रामायण नहीं सुना रहा हूँ, ना गीता के बारे में कोई बातें बता रहा हूँ। ठीक है, आराम से पढ़ लो। ये 20-20 मिनट की क्लास आपका सिलेक्शन करा सकती है, ये तुम ध्यान रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना गया है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता लिखा मिल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ मिल रहा है। कहीं आप देख रहे हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता लिखा मिल रहा है ना। और कहीं कहीं पर तो मेरे प्यारे साथियों आपको कांस्य युगीन सभ्यता लिखने मिल रही है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई सा भी ऑप्शन दे आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जरा बताएंगे आप। एक बार अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो एज यू विश बच्चों, लेकिन फिर भी आपको ये करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो भाई मेरी ड्यूटी तो बनती है कि मुझे शेयर करना पड़ेगा। सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि पवन भैया की वो 20 मिनट वाली क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने कहा था कि भैया उस क्लास को शुरू करो जिसमें आप 20 मिनट की क्लास लेते हो, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कराते हो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो आ जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब वो इस सवाल को देखो, कहीं पर मैंने आपसे कहा कहीं पर तो वो सिंधु घाटी सभ्यता लिखा मिलेगा, है ना, और कहीं पर मेरे प्यारे साथियों आपको क्या मिलेगा? हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। तो घबरा मत जाना, ये एक ही वर्ड आपको बार बार परेशान करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो घबराना मत बच्चों, तब आपका जवाब आ जाएगा कि सर इनमें जो है ये सोहोगोरा। कौन सा? सोहोगोरा। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ना जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, ना जाने ये अंशु का राज्य कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है।
आपको फिर से बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है बाबू? मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। किसका टीला भैया? मृतकों का टीला। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, जरा आप मुझे बताएंगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं कि मोहनजोदड़ो किस जगह पर स्थित है, बाबू मोहनजोदड़ो कहे या हड़प्पा कहे, ये दोनों स्थल आज भारत में नहीं है। आपको फिर से बता दूं, मोहनजोदड़ो कहे या फिर बच्चों हड़प्पा कहे, फिर से कह रहा हूं आपसे लल्ला, या तो मोहनजोदड़ो कहे या हड़प्पा कहे, ये दोनों ही स्थल आज ऐसे हैं जो भारत में नहीं है। सर कहां पर है? फिर पाकिस्तान में। कहां है बच्चों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सवाल नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो कौन सा है? चंदन कह रहे हैं कि उड़ीसा से कौन है। आप पहले चंदन की बात सुन लो, ये उड़ीसा वालों को 5-5 लाख रुपए देगा आज ये बच्चा। बेवकूफी का परिचय क्लास में देते हो तुम। आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? 2 मंजिला भवन था। ये था बच्चों स्तंभ हॉल था, या आपके अन्नागार था, या विशाल स्नानागार था। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी सबसे बड़ा जो था वो कौन सा इनमें से? जवाब दीजिएगा बच्चे। इसमें स्नानागार देंगे जो गलत हो जाएगा, वो था अन्नागार। याद रख लो बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी जिसकी लंबाई आप सभी जानते हैं, मैं 2 बार बता चुका हूं आज। इसकी जो लंबाई है वो बच्चों 2880 किलोमीटर है। वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। इसका कोई नोट्स बना लेना, इस 20 मिनट क्लास का कोई नोट्स बना लेना बच्चों। आप में से कोई भी एक बच्चा, लकी 1792, आप नोट्स बना लेना इसका। लकी ठीक है? कौन बनाएगा नोट्स? जरा मुझे बताओगे कि गुरुजी मैं नोट्स बनाऊंगी सारी क्लास हो गए, या बनाएगा को बता देना दोस्तों। आपका आंसर आ जाएगा सर मोहनजोदड़ो। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा राजस्थान में मिलेगा आपको। जो कालीबंगा स्थल है वो कहां पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। सर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए और चूड़ियों के लिए। इसके लिए चूड़ियों के लिए, ये बात ध्यान रखना, चूड़ियों के लिए, काले रंग की चूड़ियां, और दोस्तों ध्यान रखना मिट्टी के पात्र, इनके लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं जुड़ा? थोड़ा तेज चलोगे बाबू, चलिए जवाब दो। इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से, ये भी, लेकिन ये पाटलिपुत्र नहीं है। ये पाटलिपुत्र नहीं है। अब पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? बाबू पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे उदयन। पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन थे? उदयन। इसी पाटलिपुत्र को पटना किसने किया था? तो भैया वो किया था शेर शाह सूरी ने। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। आप मुझे बताओगे शेर शाह सूरी के मकबरा कहां पर है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दोगे कि ये जो शेर शाह सूरी है इसका मकबरा कहां है? कोई बच्चा बताएगा इसका मकबरा कहां पर है शेर शाह सूरी का? तो दोस्तों इस शेर शाह सूरी के मकबरे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो मकबरा है वो है मेरे प्यारे बच्चों सासाराम में। और सर जी सासाराम कहां पड़ता है? सासाराम है बच्चों बिहार में। कहां पर है? बिहार में। आपको पता होगा इसके बचपन का नाम था फरीद खान। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ये सारे सवाल पेपर में पूछे गए। इसका टाइम पीरियड कब से रहा है? 1540 से लेके 1545 तक। कालिंजर को किले को जीतते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे लोथल की अगर मैं बात करूं, इसकी खुदाई किसने की थी बच्चों? थोड़ा तेज चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी मर्जी आपकी है दोस्तों। आप चाहे याद करो मत करो, पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन मेरा फर्ज जो है मैं उसे आधा जरूर करूंगा। मैं कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता हूं बाबू, है ना? तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो थे SR राव जी। अगला देखिए, लोथल किस नदी के किनारे है? वैसे मैं इस सवाल का जवाब आपको दे चुका हूं। लोथल एक बंदरगाह नगर है। अगर मैं बात करूं लोथल एक बंदरगाह था दोस्तों, बंदरगाह। अगर आपसे पूछे सर कहां पर, तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। आप जानते हैं आज अब न्यू बात करूं तो वहां पे बंदरगाह कांडला था। कौन सा था? कांडला। इसका नाम बदल दिया गया है अब गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय,
दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है बाबू, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। अब आप खुद बताओ कि आपका पूरा घंटा एक अलग हो गया और ये 20 मिनट में आपको एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूं, एक टॉपिक, ऐसा नहीं कहीं से भी 5 क्वेश्चन कहीं के, 3 क्वेश्चन कहीं के, ना, एक टॉपिक एक दिन में 20 क्वेश्चन उसके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? भाई बच्चों अभी तो बताया मैंने आपको ये कि इनमें से कौन सा एक बंदरगाह नगर माना जाता है। दोस्तों जब बंदरगाह नगर की बात आती है तो वो माना जाता है लोथल को, और लोथल पड़ता कहां? लोथल पड़ता गुजरात में। लोथल कौन सा कहां पड़ता है? गुजरात में। और अगर मैं बात करूं आज लोथल में कौन सा बंदरगाह, तो दीनदयाल उपाध्याय। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, इनको मैच करो जरा, इनको मैच करो, इनको मैच करो और बताओ भैया कौन सी जगह से हमें क्या पर क्या मिला है, इनको मैच करिएगा। तब दोस्तों आप कहोगे सर जी हमें जो मूर्ति मिली है नाचती हुई वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। ये देखो भैया नाचती हुई, यानी कि डी पे 3, ना यहां आ रहा है ना यहां पे 3 आ रहा है, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो मैंने 50-50 कर दिया है, तब आपका जवाब आएगा गुरुजी डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इनको मिलान करो। मिलान करने पे सिर्फ एक ढूंढना, कोई एक, आपको एक ढूंढते ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, लोथल कहां है? लोथल पड़ता है गुजरात में। ये देखो बस ए पे 4 देख लो, ए पे 4 इसमें नहीं है, ए पे 4 इसमें नहीं है, अब या तो बी होगा या डी होगा। चलो ठीक है गुरुजी ये भी। अभी आपने कहा था कालीबंगा राजस्थान में, तो मतलब ए पे तो होगा 4 और बी पे होगा 1, यानी कि 4 से शुरू 1 पे खत्म, 4 से शुरू 1 पे खत्म, ये रहा बी आंसर। जब भी कभी ऐसा सवाल हो या तो एक नीचे से देखा करो, एक ऊपर से, बस 2। कोशिश तो यह है कि तुम्हें एक में आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए एक में ना मिले तो दोस्तों एक सबसे ऊपर का और एक सबसे नीचे का, बस 2 देख लिया करो, आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये रहा, ये रहा बच्चों। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों नगर नियोजन के लिए अगर बात करूं तो वो भी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी। नगर नियोजन के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता थी बच्चों। अगला सवाल, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या सुरकोतड़ा? देखो बच्चों आप ही कहते हो कि गुरुजी कोई हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दे तो मजा आ जाएगा। बस अब आप एक काम करना है, कॉपी बना लेना, एक कॉपी बना लेना और उस पर लिखना जीएस बाई पवन मोरल। उस पर क्या लिखना बच्चों? जीएस बाई पवन मोरल। ये लिखने के बाद, जीएस बाई पवन मोरल लिखने के बाद बच्चों पढ़ना शुरू कर देना और रोज 20 क्वेश्चन बनाओ जरा, रोज 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के। जीएस तो तुम्हारे आगे नाचेगी भाई, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों धोलावीरा। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां पर मिला है? यार ये मैं कितनी बार आपको बताऊं, विशाल अन्ननगार, विशाल नाचती हुई मूर्ति और बच्चों आपका विशाल स्नानागार, ये तीनों एक जगह से मिले हैं, लेकिन मिले कहां से हैं ये बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। मिला कहां से है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर देखो, ना तो राखीगढ़ी हरियाणा, ना हड़प्पा पाकिस्तान, ना कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में मिला है गुरुदेव। अरे वाह, वेल डन बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? समाज, देखिए समाज 2 तरीके का है, एक पितृसत्तात्मक और एक मातृसत्तात्मक। अगर आप पितृसत्तात्मक मतलब जहां पे पिता की वैल्यू ज्यादा हो, मातृसत्तात्मक जहां पे माता जी को वरीयता ज्यादा दी जा रही है। तो दोस्तों ये जो सैंधव सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। वो कैसा था बच्चों? वो एक मातृसत्तात्मक समाज था। और ये सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है बाबू, ये वाला, ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आ चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? बोलो भैया, आपको बताना है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो साथी वो थे कपास के उत्पादन में। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? मतलब कौन सी धातु नहीं मिली है वहां पे, ये आपको बताना है। तांबा, सोना, चांदी या लोहा? क्या नहीं मिला था गुरुजी? लोहा नहीं मिला, तो 6वीं शताब्दी में मिला है जाके। अगला, हड़प्पा में कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? जल्दी बताइए लल्ला, आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी धोलावीरा। नेक्स्ट सवाल देखिए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है?
देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तब मेरे दिल के टुकड़ों आपका जवाब आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति मिली है? मतलब नाचती हुई एक महिला की मूर्ति मिली है। और किसकी मिली है? कांस्य की बनी हुई वो मूर्ति है। एक महिला की नाचती हुई की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की बनी हुई है। वो कहां से मिली है? ये सवाल ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछा है और ना जाने कितनी बार ये सवाल आज तक रेलवे ने पूछा है। पता नहीं ऐसा क्या है इस सवाल में जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि नाचती हुई महिला। अरे नाच रही है तो क्या हो गया भैया? नाचना कौन सी बुरी बात है यार, नाचना चाहिए। आपको बताएं, जब भी खुशी का माहौल हो तो नाच लिया करो बुआ, है ना। जब तुम्हारे घर पे कोई प्रोग्राम होगा तो हम 2-4 दोस्त भेज देंगे, वो भी नाच लेंगे। तो भैया वो सब मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला तो दोस्तों वो नहीं मिला घोड़ा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अगर मैं लिपि की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों लिपि है अज्ञात। इसीलिए मैंने कहा था, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या लिख रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ बच्चों क्या लिख रहा है, जरा पढ़ के बताना। ये बताओ ये क्या लिख रहा है बच्चों? चंपू बताना क्या लिख रहा है भैया? ये आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, ये क्या लिख रहा है जरा बताएंगे? सवाल 28वां बता रहा हूं, आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, ये क्या लिख रहा? कोई पढ़ के बताएगा मेरी तरफ से 2 लाख रुपए मानसिक रूप से पाएगा, जो भी इसको मुझे पढ़ के बताएगा। ये क्या लिख रहा है? और इधर थोड़े से और लगा दो भैया। अब बताओ इसे क्या लिखा है? ये दोस्तों ये लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, दोस्तों वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ऐसा इतिहास जिसमें लिखित जानकारी तो हो लेकिन जिसे पढ़ा ना गया हो। ठीक है, अज्ञात। वैसे ये लिख रहा है कि मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूं। चलो अगला सवाल देखिए, आपको बताना है, यहाँ पे स्पेस दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, ये आपको बताना है भैया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो भैया ये आप दे सकते हैं भिडाना जी। लास्ट सवाल ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लास्ट सवाल ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये बताओ मेरे लिए आप में से कितने बच्चे हैं आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं चंपू जो मेरे लिए इस 30 मिनट वाली क्लास का नोट्स बनाएंगे? नोट्स बनाओगे? आपको अगर मैं हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन करा दूं, हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन, तो ऐसी मेरी जो है 100 क्लास होंगी। कितनी क्लास? 100 क्लास। 100 की 30 में गुना कर लो तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3000। 3000 क्वेश्चन। ये 3000 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे और आपको पेपर में रखे मिलेंगे। यहाँ पे यहां से आपको क्वेश्चन रखे मिलेंगे। बोलो तैयार हो? बोलो तैयार हो बच्चों? अगर आप लोग तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे लिए तैयार रहना। और बच्चों इसके बाद मैं आपको हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन यार आप कल 2:40 का टाइम है तो 2:40 का टाइम है, याद रखना। अगर टाइम 2:40 का है तो 2:40 से लेट नहीं होना है, 2:40 से लेट नहीं होना है। अब दोस्तों बात यह कि जब तुम मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हो 5 इसके 5 इसके, तो तुम नोट्स नहीं बना पाओगे, लेकिन इसके आप नोट्स बना लोगे, इसके आप नोट्स बना लोगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों जितने बच्चे यहां एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को एनटीपीसी के बैच में जुड़ना है, अब जरा ध्यान से सुन लो। क्या आप एनटीपीसी के बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? क्या आप एनटीपीसी के बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस में आना चाहते हो? अगर मेरी गाइडेंस में आना चाहते हो तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो वाई 367 की गुरुजी आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे पढ़ा दो। तो दोस्तों आप कुछ मत करना, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। लिख लिया आपने? जैसे ही आप लिखोगे तो दोस्तों हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑल कोर्स होगा। जैसे आप ऑल कोर्स पे आएंगे तो दोस्तों आप आना रेलवे पर, आप आना रेलवे पर। जब आप रेलवे पर आओगे बच्चों यहाँ आपको आरआरबी एनटीपीसी मिलेगा। जब आप आरआरबी एनटीपीसी पर आओगे तो यहाँ आपको द्रोणाचार्य 3.0 बैच मिलेगा, द्रोणाचार्य 3.0 बैच। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो बाई नाउ पे चले जाना। आप जैसे ही बाई नाउ पे आते हैं बच्चों तो यहाँ कूपन कोड लगा दो Y367। जो बच्चे आज एनटीपीसी के बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो सारे बच्चों को इतना कह दूं भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार Y367 की गुरुजी मैं आज से तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूं, मेंटरशिप दिलवा दो अपनी, कूपन कोड बता दो। कूपन कोड है बच्चों Y367।
क्या है बच्चों, Y367। बाकी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, वरना जाके अपने बैच में चुप एनरोल कर लो, बाकी फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। और बच्चों इस बैच के साथ जरूर जुड़ जाओ अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास डेली चले तो मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बता देना कि हाँ गुरुजी चलाओ डेली क्लास, हम डेली पढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।